18वीं शताब्दी के अंत में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने दस्तक देनी शुरू की तो ग्रेट ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग ने अभूतपूर्व प्रगति की और इस वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सबसे ज्यादा विकास हुआ सूती वस्त्र उद्योगों का। सूती वस्त्र को रंगने के लिए नीले कलर की आवश्यकता पड़ती थी और यह नीला कलर उनको नील के पौधे से प्राप्त होता था। उस कालखंड में नील के पौधे की आपूर्ति तात्कालिक समय में अमेरिका से होने लगी, लेकिन जब अमेरिकी क्षेत्रों में नील के पौधे की कमी होने लगी या खेती प्रभावित होने लगी किसी कारण से, तब इन ब्रिटिश शोषकों का ध्यान अपने सबसे बड़े उपनिवेश भारत की तरफ गया। भारत के उस क्षेत्र की तरफ गया जिस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और गंगा की विशाल नदियों के द्वारा बनाए गए उपजाऊ क्षेत्र यानी बंगाल और बिहार के हिस्से में नील की खेती कराने की गिद्ध दृष्टि जब अंग्रेजों की पड़ी, तब उन्होंने यूरोप के बागान से जुड़े हुए व्यापारियों को थोक के भाव में यहां भेजना शुरू कर दिया। यूरोप के व्यापारी इस तरफ आकर के बसने लगे। जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं उस कालखंड में भारतीय किसानों यानी ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आने वाले किसानों के पास भूमि का कोई मालिकाना हक नहीं था। भूमि पर खेती करने के लिए उनको जमींदारों से किराया लेना पड़ता था, जिसे रैयत कहते थे। इन किसानों को रैयत कहा जाता था। ये किसान अब नई कंडीशन पे जब जमींदार और यूरोपीय बागान मालिक इनको भूमि देना जब शुरू किए, तब नई स्थिति में उन्होंने इनसे एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। और ये एग्रीमेंट की शर्त ये थी कि एग्रीमेंट के साथ आपको नील की खेती करनी अनिवार्य है, यानी कोई भी किसान नील की खेती करेगा ही करेगा। नियम यह था कि जो 20 भाग था जमीन का, उस 20 भाग में से 3 भाग पर आपको नील की खेती करनी अनिवार्य है, तभी जमीन आपको रैयत के रूप में दी जाएगी। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा गया। अब चूंकि नील की खेती इनके लिए नई थी और नील की खेती करने के लिए भी कुछ आर्थिक मदद की आवश्यकता थी, तो ऐसी स्थिति में इन भोले भाले ग्रामीणों को यूरोपीय बागान मालिकों ने अग्रिम धन देकर के अपने झांसे में फंसा लिया। ये जो अग्रिम धन हुआ करता था, उसी अग्रिम धन को ददनी कहते हैं, इसलिए इस पूरी प्रथा का नाम ददनी प्रथा कहलाता है। जब एग्रीमेंट हुआ तो उस एग्रीमेंट की कुछ शर्तें थी, जैसे कि पहली शर्त यह थी कि आपको किसी भी दृष्टिकोण से नील की खेती करनी अनिवार्य है। अब आप नील की खेती से मुकर नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पुष्ट दर पुष्ट आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो उसके बदले में उनको किसानों को, यूरोपियों को हर्जाना भी देना पड़ता था। एक नुकसान यह था कि जब नील की खेती करनी इन्होंने शुरू की तो किसानों को यह मालूम नहीं था कि नील की खेती करने के बाद वहां केवल एक भूमि पर एक ही बार नील की खेती हो सकती थी, यानी फसल खराब, बंजर भूमि, नील की खेती हुई, वो एरिया पूरा बंजर, तो अगली बार वहां आप नील की खेती नहीं कर सकते। जब एग्रीमेंट हुआ तो उस एग्रीमेंट में बहुत ही सस्ते दर पर सौदा हुआ। साथ ही साथ जमीन की जब माप की गई तो जमीन को भी गलत मापा गया। 2.5 बीघा जमीन को 1 बीघा जमीन नापा गया और 2 रुपया प्रति बीघा के जमीन के हिसाब से उनको पैसा दिया जाने लगा। यानी अगर उस पर वो चावल, गेहूं, किसी अन्य प्रकार की खेती करते और मार्केट में बेचते तो ज्यादा धन मिलता, जबकि नील की खेती में उनको आर्थिक रूप से भी तकलीफ हो रही थी। अब जब ये घटनाक्रम आगे घटित हुआ, अंग्रेजों को क्या बेनिफिट था? अंग्रेजों को बड़ा बेनिफिट था। पहला बेनिफिट तो ये था कि यूरोप के ये यूरोपीय व्यापारी या बागान के मालिक इनसे उस नील की खेती को 1 रुपया 4 आने में खरीदते थे और 7 रुपया ब्रिटिश पाउंड में बेचा करते थे यूरोप के मार्केट पे। दूसरा बेनिफिट यह था
कि कई लोगों ने यहाँ पर डाई का प्रोसेस करना शुरू कर दिया था। डाई का प्रोसेस करना शुरू कर दिया था का मतलब ये हुआ कि बंगाल के क्षेत्रों में प्लांट स्थापित किया उन्होंने, यहां से वो खेती करवाते, खेती करवा के सीधे फैक्ट्री में भेजते, डाई के रूप में कन्वर्ट करके यूरोप में माल को भेजते और बहुत अधिक कमाई हो, मतलब बेनिफिट कई गुना होता था उनको इस खेती से। अगर आने वाले समय में धीरे धीरे जब उनको एहसास हुआ किसानों को कि तो घाटे का सौदा है, तकलीफ अधिक है, तो उन्होंने जब मना करना शुरू कर दिया नील की खेती करने के लिए, तो इन्होंने एग्रीमेंट का हवाला दिया, कूड़े से मारा गया, उनके मवेशियों को जब्त कर लिया जाता था, परिवार को बंधक बना लिया जाता था, फसलों को जब्त कर लिया जाता था, और हर येन केन प्रकरण से शोषण की परम काष्ठा जो है इन पर लाद दी गई। यानी किसी भी दृष्टिकोण से आपको नील की खेती करनी अनिवार्य है। जब ये ऐसी अवस्था हुई तो इस अवस्था में निश्चित तौर पर विद्रोह होना अवश्यंभावी था। इस विद्रोह की शुरुआत कहां हुई? इस विद्रोह की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 1859 से लेकर के 1860 तक ये विद्रोह चला। बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव, बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में इस विद्रोह की शुरुआत दो भाइयों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा की गई थी। इसका जो प्रसार था वो मुख्य रूप था मिदनापुर, ढाका, मेमन, चिटगांव। ध्यान रखिएगा इस चीज को। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने जब इस विद्रोह की शुरुआत की थी तो ये विद्रोह पहले अहिंसक था, लेकिन समय के साथ साथ जब ये आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा तो उसने एक हिंसक रूप ले लिया। सभी किसानों ने अपने घर में उपस्थित जितने भी प्रकार के हथियार, तीर, धनुष, भाला, कुल्हाड़ी, इन सब को इकट्ठा किया और हमला कर दिया यूरोपीय बागान मालिकों पर, जमींदारों पर। उनको पकड़ के उनकी हत्याएं की गई, फसलों को जला दिया गया, उनके खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया गया। तो ऐसे हर वो एन के प्रकरण हुआ जो एक विद्रोह का रूप ले चुका था। इस विद्रोह ने बहुत व्यापक स्तर पर आसपास के क्षेत्रों में फैलाव कर लिया। इसी दरमियान एक प्रमुख नाटक लिखा गया जिसे नील दर्पण कहा जाता है। इस नील दर्पण दीन बंधु मित्र, ध्यान रखिए इस चीज को आप, दीन बंधु मित्र के द्वारा रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां उनके इस नाटक में दर्शाई गई। यहां पर आप देख सकते हैं, जो हम डायग्राम यहां पढ़ रहे हैं, ये नील दर्पण के नाटक का ही फोटो है। समाचार पत्र लिखा गया हिंदू पैट्रियाट नाम का एक समाचार पत्र तात्कालिक समय में निकाला जाता था, जिसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी और शिशिर कुमार घोष के द्वारा, हरिश्चंद्र मुखर्जी और शिशिर कुमार घोष के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया हिंदू पैट्रियाट, जिसमें इस हिंदू पैट्रियाट में इन नील्हे यानी जो यूरोपीय बागान मालिक थे उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का खुलकर वर्णन था। इसी दरमियान जब एक घटना घटित होती है तो चूंकि ये अभी 1857 की क्रांति हो चुकी थी, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव ब्रिटिशों पर था, तो फिर से ये आंदोलन का रूप बहुत विस्तृत न हो जाए, इसी डर से बहुत जल्दी एक आयोग का गठन किया गया, एक नील आयोग बनाया गया। और जो नील आयोग बनाया गया था वो मिस्टर सटनकर, ध्यान रखिए इस चीज को, मिस्टर सटनकर की अध्यक्षता में एक नील आयोग का गठन किया गया और नील आयोग ने इन किसानों की मांगों को सही पाया। और वहां पर इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने तत्काल ब्रिटिश बागान मालिकों के जुल्मों पर रोक लगाई और नियम में यह प्रावधान किया गया कि अब किसान चाहें तो अपनी इच्छा के हिसाब से कोई फसल उगा सकते हैं और अन्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो
जमींदारों, यूरोपियों और किसानों के बीच में, तो उन विवादों का फैसला जो है न्यायिक तरीके से होगा। तो यह आंदोलन बहुत ही संगठित तरीके से सक्सेस रहा। तो बहुत सारे आंदोलन उस काल में हुए, किसान आंदोलन, लेकिन उन आंदोलनों के अलावा जो है ये आंदोलन बहुत जल्दी किसानों के पक्ष में रहा।